A very good evening, my keep quiet, my dear students of class 11. आज हम बीएसटी का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 किया था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम करेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंटरप्रेन्योर कौन है बच्चों? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who doesn't seek a job but provide jobs। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो एक कॉर्पोरेट बॉडी से बिजनेस सेट करते हैं, बात मत करो, बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और कई लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे फीचर्स है बच्चों। किसी भी कंट्री के जीडीपी में एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आप सभी को पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाले कंट्रीज में अमेरिका टॉप पे हमेशा से रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या है बच्चों? आप 10 कंपनियां उठा लीजिए, उसमें से 8 से 9 कंपनी अमेरिका की ही होगी। चाहे टेस्ला हो, चाहे मेटा हो, चाहे व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा सब मेटा के अंडर में ही आता है। डेल हो, केएफसी हो, मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन सब के पीछे ये सब का हेडक्वार्टर अमेरिका में। तो यूएसए में एंटरप्रेन्योर्स का जो सेटअप है वो हमेशा से ही रहा है। और एक आदमी, बात मत करो बोल रहा हूं ना, एक आदमी या कोई भी महिला जब जॉब करती है वो सिर्फ अपना पेट भरती है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अपने साथ साथ कई लोगों का घर चलाता है। उसके अंडर में कितने सारे लोग काम करते हैं, उनका घर चलता है, देश को टैक्स मिलता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अमेरिका का लाइफस्टाइल दुनिया में इतना अच्छा क्यों है? वाई अमेरिका हैज सच अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? रिमझिम, why America has such a high standard of living? Because Americans, the entrepreneurs of America or USA, provide such innovative techniques, such innovative products। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, टेस्ला ड्राइवरलेस कार बना रहा है। इंस्टा, मेटा, व्हाट्सएप आपको मैसेजिंग करने का फैसिलिटी दे रहा है। एप्पल टेक में इतना बड़ा जाइंट कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है, ये लोगों को लाइफस्टाइल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी कंट्री के जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए मोदी जी भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए। लोगों से कहते हैं डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहला नेशनल वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। जरा समझिए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा नेशनल इनकम लोगों का, अलग अलग कंट्रीज का, वो अमेरिका में जा रहा है। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप डोमिनोज में खा रहे हैं, आप केएफसी में खा रहे हैं, आप लिवाइस का जीन्स पहन रहे हैं, इसके अलावा आप इंस्टा चला रहे हैं। तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इनका पैसा ड्रेन होके अमेरिका को जा रहा है। अगर ये सारी कंपनियां यूएसए की ना होके भारत की होती, तो जो पैसा यूएसए को जा रहा है वो सारा पैसा भारत में आ जाता। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करें, भारत में बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप करें, तो हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, हमें अपने देश में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें दूसरे देशों से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे देश का वेल्थ बाहर नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात फॉरेन एक्सचेंज। आप जितना दुनिया में, इंडिया आज से कई 100 साल पहले इंडिया का जीडीपी दुनिया में नंबर 1 था। इंडिया का सिल्क, इंडिया का स्पाइस, मसाले, सिल्क, वुल और इंडिया के ज्वेल्स, इन सब का फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड था। इसको बेच बेच के इंडिया ने, क्यों, जो फॉरेनर्स थे वो भारत में आए थे लूटने के लिए, क्यों इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था? रीजन, उस समय इंडिया में बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे जो इसको विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे और उससे बहुत सारा पैसा कमाते थे। इसका मतलब अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को प्रमोट करें, डेवलप करें, देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये सब बनाएं, तो फिर हम इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में सेल करेंगे, उससे करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। सुनो ना रिमझिम, रिमझिम,
कृष्णा को कुछ बच्चे लोग को देखने के लिए दे दो ना, खाली है वो, कृष्णा कृष्णा को। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप को हमें समझना पड़ेगा। लाइफ लाइन ऑफ नेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इनोवेशन भी मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी देश के ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंक्रीज्ड प्रॉफिट, आप सोचिए अगर एप्पल सिर्फ एक लोकल ब्रांड होता अमेरिका का, क्या अरबों डॉलर कमा पाता वो? आज एप्पल दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है एप्पल के प्रोडक्ट्स, तब वो जाके इतना जाइगेंटिक ब्रांड वो बना है। तो कहने का मतलब ये है, आप दुनिया भर में अपना माल जब बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट, एक एंटरप्रेन्योर सबसे जरूरी होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आप सिर्फ अपना नहीं, आज टाटा में, रिलायंस में, अडानी ग्रुप में करोड़ों वर्कर्स काम कर रहे हैं, लाखों वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सब का घर चल रहा है, देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है, देश को टैक्स मिल रहा है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर देश के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ना सिर्फ ये ग्रोथ को भी ये इंप्रूव करते हैं। अब सोचिए एक ऐसा सिटी जो बिल्कुल भी अनडेवलप्ड, अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, वहां पे फैक्ट्री डाली गई तो डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? हमारे कोरबा को ले लीजिए, हमारा कोरबा क्या था बच्चों? आज से 25-30 साल पहले कोरबा कुछ भी नहीं था। एनटीपीसी प्लांट बना, भले गवर्नमेंट है, एनटीपीसी प्लांट बना, रेलवे बना, एसीसीएल बना, लोग यहाँ पे रहने अपने फैमिलीज को लाए, उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए, मॉल बना, अब धीरे धीरे कुछ समय बाद एयरपोर्ट भी बनेगा। तो किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में सिटी है टाटा, जो टाटा ने ही डेवलप किया है। तो एंटरप्रेन्योर किसी भी एरिया को डेवलप करने का भी काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस सबसे पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मुझे अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्या मैं फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों में इंटरेस्टेड हूं? क्या मैं हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हूं? क्या मैं ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में इंटरेस्टेड हूं? जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उसी में मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा मेरा पैशन, मेरा फील्ड कौन सा है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद मुझे समझना पड़ेगा कि जिस फील्ड में मुझे जाना, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं होटलियर बनूंगा, एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, रेस्टोरेंट की चेन्स ओपन करूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा इस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या इस फील्ड में चैलेंजेस हैं, मुझे कहाँ कहाँ प्रॉफिट हो सकता है, मैं बिजनेस को कितना आगे बढ़ा सकता हूँ। मतलब ए टू जेड डिटेल मुझे समझना पड़ेगा। थर्ड, आइडियाज। अब मुझे नए नए आइडियाज लाने पड़ेगा। अब सोचिए जरा, ये जोमेटो और स्विगी कैसे बने? लोगों ने, जो उन्होंने इसको शुरू किया, उन्होंने सोचा होगा कभी बैठ के कि यार खाना पार्सल तो होता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है भारी बारिश की वजह से, या मौसम खराब होने की वजह से, या होटल दूर होने की वजह से, या और भी कुछ हो सकता है कि रोड अच्छा ना हो, कि लोग होटल में जाने से कतरा रहे हैं। तो किसने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप हो जो लोगों को खाना घर तक डिलीवर कर दे। जोमेटो बन गया, स्विगी बन गया। किसी ने ऐसे ही एक दिन एयरपोर्ट उसको जाना था, रात का समय था, उसको कैब नहीं मिला, तो उसने सोचा मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको कैब की जरूरत पड़ती होगी पर उनको कैब मिल नहीं पाता होगा। तो उसने सोचा क्यों ना एक ऑनलाइन ऐप बनाया जाए जिसमें सारे कैब्स को हम जोड़ें और लोगों को किसी भी टाइम कैब मिले। मतलब आपको बैठ के आइडियाज, इनोवेशन सोचना पड़ेगा। इसके बाद प्लानिंग, इसके बाद प्लानिंग करोगे कि बिजनेस कब चालू करोगे, कहां से पैसा आएगा, ये सारे डिटेल्स। इसके बाद रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। आपने देखा होगा एक शो आता है शार्क टैंक, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आके अपने बिजनेस आइडिया को पिच करते हैं, बताते हैं, और जो बिजनेस टाइकून्स वहां पे बैठे हैं वो उनका आइडिया को सुन के डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैसा देना है कि नहीं। इसी को तो कैपिटल गेन करना कहते हैं, कैपिटल रेज करना। कि बिजनेस करने के लिए, जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, कि बिजनेस का सोल होता है कैपिटल। आपके पास कितना ही तगड़ा आइडिया हो, अगर पैसा नहीं है आप बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह ये सोचना पड़ेगा, क्या हम खुद का पैसा लगाएं, हमारे पास उतना पैसा है, क्या हम लोन बोरो कर लें, या शेयर इक्विटी में बेच दें। तो ये सब सोचना पड़ता है कि पैसा कहां से उठाएंगे, हाउ टू रेज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस।
इसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू कर दीजिए, बिजनेस को शुरू कर दीजिए। और ग्रोथ, इसके बाद आप क्या चाहोगे, आपका बिजनेस ग्रोथ हो। कोई भी बिजनेस स्टैग्नेंट होना नहीं चाहता। जैसे तालाब का पानी क्यों सड़ जाता है, वो एक जगह है। नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता, वो फ्लो होते रहता है। उसी तरह कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा मेरा प्रॉफिट आज 1 करोड़ तो कल भी मैं 1 करोड़ कमाऊं, कल मैं चाहूंगा 2 करोड़ कमाऊं, परसों 5 करोड़ कमाऊं। आज मेरे पास 400 वर्कर है, कल 4000 वर्कर हो। तो कोई भी बिजनेस चाहेगा कि टाइम के साथ वो क्या होता रहे, ग्रो होता रहे। और इसके बाद हार्वेस्ट, कहते हैं अगर आप एक जॉब में जाते हो, आपका जो वेल्थ होता है वो रेगुलर होता है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस में जाते हो, आपका वेल्थ जेनरेशनल होता है। मतलब आप जॉब किए, आपने अपना अच्छे से घर चला लिया, अपने बच्चों के लिए वेल सेटल लाइफ डिजाइन कर ली, लेकिन अगर आप बिजनेस में गए, पैसा उसमें लेट आएगा, लेकिन जब आना चालू होगा, इतना पैसा आएगा कि आपके पोते पड़पोते सबकी लाइफ सेट हो जाएगी, जेनरेशनल वेल्थ। तो लास्ट में बिजनेस में, इधर ध्यान दो, आप अपनी मेहनत को हार्वेस्ट कर, जैसे किसान खाद डालता है, पानी से सींचता है, इरिगेट करता है, अपना खून पसीना देके फसल को देता है, और जब वही फसल लहलहा के ग्रो करती है, उसको कितनी खुशी मिलती है। उसी तरह बिजनेस में भी जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत, अपना आइडिया, अपना स्किल, अपना टाइम सब उस बिजनेस को देता है, और फिर जब बिजनेस प्रॉफिट में आता है, तो वही उसका हार्वेस्ट है। तो क्या प्रोसेस था, सबसे पहले क्या था बच्चों, सेल्फ डिस्कवरी, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में बिजनेस करना है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज देखने पड़ेंगे, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है। तीसरा, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, आपको नए नए आइडियाज को लाना पड़ेगा दिमाग में, और देखना पड़ेगा कौन सा आइडिया बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है। फोर्थ, प्लानिंग, इसके बाद आप प्लानिंग करोगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा लेना है, किस डेट में बिजनेस को चालू करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद स्टार्टअप, इसके बाद आप डिसाइड करोगे कैपिटल कहां से रेस करोगे बिजनेस के लिए, पैसा कहां से बिजनेस में आएगा, फिर लॉन्च कर दो स्टार्टअप को, उसके बाद ग्रोथ, और लास्ट में हार्वेस्ट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, ताकि भारत में लोग सिर्फ जॉब के बारे में ना सोचे। एक छोटी सी कहानी है एलन मस्क की। एलन मस्क जो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जब उसने 2006-7 में एक बिजनेस लॉन्च किया था, उसने एक्चुअल में 3 बिजनेस लॉन्च किए थे। एक बिजनेस में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो उसने वो पूरा पैसा थर्ड बिजनेस में डाल दिया। और जब उस बिजनेस में डाला, स्टार्टअप इंडिया स्कीम मोदी जी ने 15 अगस्त 2015, आज से लगभग 10 साल पहले शुरू किया था, ताकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो, लोगों के अंदर बिजनेस को लेके एक अवेयरनेस आए, और भारत के लोग सिर्फ जॉब को लेके नहीं, बल्कि बिजनेस करने को लेकर सोच सके। और इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे रूल्स शुरू किए। पहला, नो इंस्पेक्शन, भाई कोई भी बिजनेस शुरू करते उसको डर होता है, क्या पता सरकार कब चेकिंग के लिए आ जाए, कब रेड मार दे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ समय तक आपके बिजनेस में इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करो। जैसे कोई कंपनी अपने यहाँ छोटे बच्चों से काम करवा रही है, मजदूरी करवा रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, उसे कंपनी को बंद कर दिए। तो जब गवर्नमेंट ऐसा रेड करती है, तो थोड़ा सा डर लगता है बिजनेसमैन को कि यार हम यहाँ बिजनेस करेंगे, पता नहीं कब सरकार ताला लगा दे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डोंट वरी, हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, आप खुद अपना इंस्पेक्शन करिए और हमको सेल्फ सर्टिफिकेट दीजिए कि आपके यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा, ताकि बिजनेसमैन को एक बिलीफ मिले, ट्रस्ट मिले कि इंडिया बिजनेस करने के लिए एक स्मूथ कंट्री है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, पहले बिजनेस, आपने अगर शिवाजी द बॉस मूवी देखा होगा, उस बेचारे को एक फ्री अस्पताल खोलने के लिए इधर उधर कितना जगह जाना पड़ा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे बिजनेसमैन का काम बहुत आसान हो। ये क्यों किया गया, ताकि इंडिया के लोग बिजनेस करें। हैप्पी। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स में भी छूट दी गई। बड़ी बड़ी कंपनियों से कहा कि भारत में बिजनेस करें। इंडिया पहले क्या था,
टैक्स को लेकर इंडिया का नाम थोड़ा सा खराब था कि इंडिया एक टैक्स टेररिज्म वाली कंट्री है, लेकिन आगे जाके इंडिया ने, गवर्नमेंट ने लोगों से कहा, बिजनेसमैन से, कि हम आपको कुछ समय तक टैक्स में भी एग्जेम्पशन देंगे, लगभग 3 साल तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आपने कोई बिल्डिंग बेचा, कोई बिल्डिंग खरीदा, जब आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर भी टैक्स लगता है। सरकार ने कहा वो टैक्स भी आपसे नहीं लेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फंडिंग चालू किया कि आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप आइए, हम आपका आइडिया देखेंगे और आपके बिजनेस को फंडिंग देंगे। हाँ, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। अब हम देखेंगे कैपिटल उठाने के लिए बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल। अब कैपिटल को रेस करने के अलग अलग ऑप्शंस क्या है? नंबर 1, सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग का मतलब, सेल्फ फंडिंग का कि आपके पास खुद का पैसा है, आपके बाप दादाओं ने, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत पैसे का फंड जमा किया है, आप खुद ही बिजनेस में पैसा, इधर ध्यान दो, आप खुद ही बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। हाँ, आगे जाके आपने खुद से बिजनेस शुरू किया, आप चाहो तो इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट कर सकते हो कि आगे जाके आपके बिजनेस में पैसा लगाएं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में आपके बिजनेस में पैसा आप खुद लगाएंगे। नंबर 2, क्राउड फंडिंग। ये आज के जनरेशन का एक बहुत ही पॉपुलर वे है। ये एक ऐसा तरीका है, लोन, प्री ऑर्डर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन। आप किसी भी व्यक्ति से आप फंड ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया है, और आप सभी को पता भी किसका जमाना है, सोशल मीडिया, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो आप अपने बिजनेस आइडिया को सोशल मीडिया में पुट करिए। अगर किसी को आपके बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट है तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, जिसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। और एक तरह से ये भी हो सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये डर है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो बिकेगा कि नहीं। तो किसी एक, बात मत करो, तो किसी एक आदमी ने मुझे एडवांस ऑर्डर दे दिया लगभग 2 लाख रुपए का। मतलब मेरे बिजनेस को पहले से ही एक प्री ऑर्डर मिल गया, मतलब भीड़ में से किसी ने मेरे पे विश्वास करके मेरे कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। या फिर अगर किसी को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, उसको लग रहा है आइडिया बहुत जबरदस्त है, तो फिर वो इसमें पैसा लगा सकता है। इसको क्राउड फंडिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप अपना आइडिया रखते हो दुनिया के सामने, और दुनिया में उस भीड़ में से जिसको आपके ऊपर विश्वास है वो आपके फंडिंग में पैसा लगाएगा आपके बिजनेस में। तीसरा, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल कौन होता है बच्चों? जो आपको मुसीबत से बचाता है, उसको हम एंजल कहते हैं। ठीक उसी तरह एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो आपके बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देख के उसमें पैसा लगाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं को शार्क टैंक, जो आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शार्क टैंक का एग्जाम्पल दूं, उसमें एक बहुत बड़ा ओनर बैठा है बिजनेस का, जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। अब एक व्यक्ति आता है जो अपना बिजनेस आइडिया को पिच करता है, बताता है। अब उसको लगा यार बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया, चलो क्यों ना मैं इसके बिजनेस में पैसा लगाऊं। तो उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जैसे बहुत प्रोमिनेंट कंपनियां है, गूगल हो गई, याहू हो गई, अलीबाबा। चाइना का जो सबसे अमीर आदमी है जैक मा, उसकी कंपनी का नाम है अलीबाबा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी मांगते हैं। आपने देखा होगा शार्क टैंक में कि मैं आपकी कंपनी में 2 करोड़ लगाऊंगा, 1% इक्विटी, मतलब कंपनी का 1% शेयर मेरा होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा, उसमें मुझे भी 1% के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। क्या कहते हैं उसको? एंजल इन्वेस्टर। ये लोग रिस्क उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? उनको लगता है इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा है। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे रेपुटेड लोग हैं जो नए नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जैसे उबर जब शुरू हुआ था, तो उबर को टाटा ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया था। इसका मतलब टाटा को उबर के बिजनेस में विश्वास था, तो टाटा ने एक एंजल की तरह उस बिजनेस में पैसा लगाया कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और उससे टाटा को भी फायदा होगा। इसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर।
वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मतलब ये वो लोग हैं जिनका काम ही है नए बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करना। और जैसे ही आईपीओ आएंगे बाहर हो जाएंगे। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, क्या नाम है उसका, भूल जा रहा हूं, क्या नाम था वो अमेरिका का जो आदमी था, जिसके पास, जिसके जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जैसे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है, वैसे अमेरिका का क्या नाम था उसका, वॉरेन बफे, याद आ गया। वॉरेन बफे जैसे लोगों ने बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट खोल के रखे। इसका मतलब ये किसी नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं और फिर जब आईपीओ आता है वो बाहर चले जाते हैं। समझिए इसको कैसे समझाता हूं मैं, मार्कर्स, हाँ। जैसे मान लीजिए ये आदमी एक बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है, इसके बिजनेस में ग्रोथ का बहुत चांस है, तो इन तीनों ने वेंचर कैपिटल खोल के रखा है, इन तीनों ने इसमें पैसा लगा दिया, वेंचर कैपिटल। अब कंपनी 4-5 साल बहुत पैसा कमाई, इसको भी फायदा हुआ, इन लोगों ने, जो 3 लोगों ने वेंचर कैपिटल के तहत इसको पैसा दिया था, इसने भी पैसा कमाया। अब इसने डिसाइड किया अब मैं आईपीओ लेकर आऊंगा, मतलब अब मैं आम जनता से कहूंगा कि वो मेरी कंपनी में पैसा लगाए, मतलब अब मैं प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होऊंगा। तो ये तीनों बोलेंगे कि ठीक है, हमने 4-5 साल में तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ने में अच्छा खासा पैसा डाल दिया, अब हम अपना इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर हो जाते हैं। अब आम जनता इसमें पैसा लगाएगी और जो भी पैसा का प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के तौर पे लेगी। ये तीनों का मेन काम क्या था, इस बिजनेस को स्टार्टिंग फेज में फायदा करना। जब फायदा हो गया या आगे बढ़ गए तो बाहर हो जाएंगे, तो इनको कहते हैं वेंचर कैपिटल। इसका बैंक लोन सबसे फेमस, बैंक लोन से आप एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहां से भी आप लोन के तौर पे पैसा उठा सकते हो। इसके बाद गेट बिजनेस लोन थ्रू एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक तो नहीं है लेकिन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। आप सभी जानते हो कि बैंक जब लोन देती है क्या चेक करती है, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं कि आपका डिफॉल्ट तो नहीं है आप पे, मतलब आप लोगों का पैसा लोन लेके वापस नहीं करते, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जनरली बैंक आपका क्रेडिट देख के ही आपको लोन देती है, आपका क्रेडिट गारंटी देख के कि आपका क्रेडिट गारंटी क्या है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका लोन रिक्वायरमेंट कम है, उनकी क्रेडिट गारंटी कम है। मान लीजिए ऐसा आदमी जो बैंक जिसको लोन नहीं दे रहा है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनबीएफसी के पास। अब उसको एक ठेला डालने के लिए 20,000 का लोन चाहिए, बैंक बोलेगा नहीं दूंगा, तो एनबीएफसी बोलेगा घबराओ मत, हम तुमको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो एनबीएफसी जनरली किसको लोन देता है, जिसको बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं। जैसे स्कूल, जिन बच्चों को स्कूल में रेगुलर, कहा भी इधर ध्यान दो, जिन बच्चों को स्कूल में रेगुलर एडमिशन नहीं मिलता वो ओपन देते हैं, वैसे ही जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता एनबीएफसी उनको लोन देती है। बट हाँ, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एनबीएफसी बड़े अमाउंट का लोन नहीं देती, 40,000 50,000 ऐसा लोन देती है। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने भी आजकल कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसके तहत कम इंटरेस्ट पे एंटरप्रेन्योर्स को वो लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कुछ स्कीम्स है, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रस, जिसमें छोटे बिजनेसेस को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल सेक्टर को, माइक्रो सेक्टर को लोन देने का काम, जैसे कोई टोकरी बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, कोई पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, माइक्रो बिजनेस यूनिट, उनको लोन देने का काम करती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जैसे केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, KSSEDM, जो केरल के लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो महाराष्ट्र के मछुआरों का, आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में जो फिशिंग बिजनेस है जाबिया, वो बहुत फेमस है। वहां पे जो मछुआरे हैं जिनको कोली कम्युनिटी कहते हैं, वो कोली कम्युनिटी मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, उसके लिए उनको मोटर बोट चाहिए जिसका का कीमत नॉर्मल बोट से ज्यादा होता है, तो ऐसे कामों के लिए वहां पे लोन मिलता है। राजस्थान फेस्ट, जो राजस्थान के लोगों को लोन देता है।
अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्ट, इनोवेशन, दिमाग से जो चीजें आप बनाते हो, क्या कहते हैं उसको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब समझिए, मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैंने एक डिजाइन बनाया, तो उस डिजाइन पे मेरा इंटेलेक्ट राइट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जेके राउलिंग एक बहुत फेमस ऑथर है, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बुक्स जो अब तक सेल आउट हुई है, हैरी पॉटर, उनकी वो राइटर है। एक समय था जब उनके हस्बैंड ने उनको घर से, प्लीज ध्यान दो इधर, उनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाल दिया था और वो ट्रेन से इंग्लैंड में, इंग्लैंड की वो है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रही थी। तब उनके दिमाग में हैरी पॉटर का विचार आया और उन्होंने उस बुक्स को लिखा, और आगे जाके वो बुक्स जो छपी, हर बुक के छपने पे उनको कुछ हिस्से का प्रॉफिट मिला, उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो ये उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रॉयल्टी था। उन्होंने अपने दिमाग से एक कैरेक्टर रचा, एक बुक लिखा, अब बुक जितना छपा उसका उसमें मूवीज भी बनी, उस मूवीज के प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा मिला, और इसी रॉयल्टी के दम पे, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दम पे, वो इंग्लैंड की सबसे अमीर महिला बन गई। यानी आज उनके पास, इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उनकी तो डेथ हो गई कुछ समय पहले, उनसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है। तो ये पावर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तुम भी किताब लिखोगी? तो इंटेलेक्चुअल का मतलब हाउ यू यूज योर ब्रेन टू राइट न्यू स्टोरीज, म्यूजिक, इन्वेंशन, ये सब आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे कोई नई गाड़ी बनी तो उस गाड़ी का डिजाइन आपके अलावा कोई कॉपी ना कर सके, उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। जैसे जमीन लिए तो क्या बोलते हैं? क्या आपने रजिस्ट्री कराई? बात मत करो। जो इस बात को आपको लीगली प्रोटेक्शन दे दिया कि अब आपकी जमीन को आपके अलावा कोई और वहां पे कब्जा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह आपको अपने इन्वेंशन का, साइंटिफिक इन्वेंशन का पेटेंट कराना पड़ेगा, जो इस बात को प्रोटेक्ट कर देगा आपके राइट को कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपके अलावा कोई और कब्जा नहीं कर सकता, आपके इन्वेंशन को, आपके म्यूजिक को कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे कॉपीराइट, माइकल जैक्सन के डेथ हुए आज 15-16 साल हो गए, लेकिन उनके म्यूजिक को आज कोई कॉपी नहीं कर सकता। उनके म्यूजिक जब जब आप डाउनलोड करते हैं, चाहे स्पॉटिफाई से करें, यूट्यूब से करें, माइकल जैक्सन को उसका कुछ हिस्सा चला जाता है एज रॉयल्टी। और आज के जो म्यूजिक ओनर्स है, चाहे वो टेलर स्विफ्ट हो, चाहे वो बीटीएस हो, वो मिल के उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना माइकल जैक्सन। गेट को बंद करो, क्लोज द गेट, हम लोग को हल्ला करने कम करो। वो उतना पैसा लाइव होके, अलाइव होकर, जिंदा होके नहीं कमा पा रहे जितना माइकल जैक्सन रॉयल्टी से कमा। तो ये पावर है कॉपीराइट का, पेटेंट का, इंटेलेक्ट का। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ठीक है, आर्टिस्टिक मैंने पहले ही बता दिया, मूवी, म्यूजिक, डिजाइन, ये सब। आपने सुना भी होगा कि क्या आप साउथ के पिक्चर का रीमेक बना रहे हैं, आप रीमेक बना रहे हैं, इसका मतलब आपको वहां से परमिशन लेना पड़ेगा और आपको उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब आप रीमेक बना सकते हो। क्यों? बिकॉज उस मूवी पे, उस म्यूजिक पे उस आदमी का, उस महिला का राइट है जिसने उसको बनाया है। तो इससे आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मार्केट में आप अपनी जगह बना सकते हो। और ज्यादातर पेटेंट कौन लेता है? नई कंपनियां। रिमझिम उसको बंद करो ना यार। और इनटेंजिबल एसेट, म्यूजिक दिखाई नहीं देता, फील होता है। तो म्यूजिक हो गया, डिजाइन हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट है, इस पे आपका राइट बना देगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सारा नाम की लड़की बैठी है, वो एक वैक्सीन का एक डोज बनाई, ठीक है, 4-5 साल रिसर्च करके, मेहनत करके सारा और उसकी टीम ने वो वैक्सीन बनाया। अब अगले 5-10 साल तक सारा क्या चाहेगी कि उस वैक्सीन को बनाने में उसका मेहनत लगाए, सरकार उसको कॉपीराइट दे दे। मतलब अगले 10 साल तक उस वैक्सीन को बनाने का राइट सिर्फ उसके पास रहे। तो सरकार ने उसको राइट दे दिया, इसका मतलब 10 साल तक जो भी वैक्सीन बिकेगा उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? सारा को। तो इससे जो नए डिजाइनर्स है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे कि गवर्नमेंट नए रिसर्चर्स को
नई कंपनीज को आगे बढ़ने का मौका दे, इससे और भी लोग इस फील्ड में आने की कोशिश करें। अमेरिका क्यों ऐसा है? इसी वजह से, बिकॉज अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग पेटेंट ले लेते हैं कि कुछ भी डिजाइन होगा तो सरकार आपको पैसा कमाने का भरपूर राइट देगी। तो ये होता है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, म्यूजिक का कॉपीराइट, मूवी का कॉपीराइट, फिल्म्स का कॉपीराइट। पेटेंट, पेटेंट किसके लिए होता है? इन्वेंशन, जैसे किसी ने ऑटोमोबाइल कार बनाया, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाया। मैंने आपको एक बताया था, मुझे याद नहीं रही इसको लेकर मैंने एक स्टोरी की थी कि नहीं। एक कंपनी है, आपने सुना होगा F1 रेस जो होती है, F1 रेस में एक आदमी ने बहुत बेहतरीन डिजाइन बनाया था, तो रेडबुल ने उसको ऑफर किया कि मैं तुमको 50 करोड़ रुपए की सैलरी दूंगा और तुम ये डिजाइन मुझे दे दो। उस आदमी ने मना कर दिया, तो आगे जाके फरारी ने उसको कॉपीराइट भी दे दिया और पूरे कार का इंटीरियर डिजाइन बनाने का मौका उसको दे दिया, और आज वो लगभग 300 करोड़ रुपए का मालिक है, बस इस कॉपीराइट की वजह से। तो ये पावर होता है पेटेंट का। ये पेटेंट था क्योंकि उसने डिजाइन बनाया था, इन्वेंट किया था एक बहुत शानदार डिजाइन। और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपको लीगल राइट देते हैं, जैसे नाइकी का टिक मार्क होता है, ऑडी के रिंग्स होते हैं, है ना, एप्पल का कटा हुआ सेब होता है। तो ट्रेडमार्क आपको ये मौका देता है कि कोई और आपकी कंपनी के लोगों को यूज ना कर सके। अब स्मॉल बिजनेस, ये स्मॉल बिजनेस क्या होता है बच्चों? स्मॉल बिजनेस का मतलब जो रूरल एरियाज में जो बिजनेस डेवलप करता है। और स्मॉल बिजनेस क्या होता है? जिनके पास कैपिटल की कमी, पैसे की कमी होती है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी होती है, ठीक है ना, और जो बिजनेस मशीन्स के बजाय इंसानों से करवाए। मतलब स्मॉल बिजनेस मींस दोस काइंड ऑफ बिजनेस that use labor intensive method, means in these companies instead of machines the work will be done by workers, so that the problem of unemployment is solved, and they have less capital, less resources, so these are known as small capital, small business, and they are more, more distributed in those areas which are known as rural areas। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया गांव में, जो डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है ना, ये सब किसमें आ जाएगा? स्मॉल बिजनेस। नॉर्मली स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस है जहां पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो तो 50 लोग से ज्यादा काम ना करें, और अगर 100 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं तो पांच, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करें तो आपकी कंपनी में 50 लोग हो, उससे ज्यादा वर्कर ना हो, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो 100 लोग से ज्यादा ना हो। अगर इसको ज्यादा हो गए वर्कर तो फिर वो स्मॉल बिजनेस नहीं होगा, और आपके पास 5 लाख तक का कैपिटल होना चाहिए। ये डेफिनेशन दिया गया था 1951 में। आगे जाके इस डेफिनेशन को समय समय के साथ चेंज किया गया, और जो नॉर्मल लेटेस्ट एक्ट है ये पास हुआ था 2020 में, जिसको कहा गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कपड़ा बना रहे हैं, ईटा बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, और अब स्मॉल बिजनेस में है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम ना हो, 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज में है, एक बार और रिपीट कर दूं, 2020 का जो कानून पास हुआ था उस कानून के मुताबिक अगर आप इन्वेस्टमेंट, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और आपका इन्वेस्टमेंट, एक बात मत करो, आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, तो क्या कहा जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइज। क्या कहा जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो कहा जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है पर 20 करोड़ से कम है, मीडियम एंटरप्राइज। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आप चीजें बनाने के धंधे में। और अगर आप सर्विस सेक्टर में, सर्विस तो जानते ही हो, बैंक हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर, तो अगर आप सर्विस सेक्टर में है और आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, तो कौन सा सेक्टर? माइक्रो सेक्टर। 5 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम, स्मॉल एंटरप्राइज। 50 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से कम, मीडियम एंटरप्राइज। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? इंश्योरेंस, बैंक, ये ट्रांसपोर्ट, ये सब किस सेक्टर में आ जाएगा? सर्विस सेक्टर।
भारत जैसे देश में जो डेवलपिंग है, अभी गरीब अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? नंबर वन। हाँ, बोलो। क्या नहीं आ रहा? बाकी लोग का तो आ रहा है। स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? नंबर वन, आउटपुट। भारत जैसे देश में 40% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब भारत एक साल में जितना प्रोडक्ट रेडी करता है, बात मत करो, उसका 40% कौन देता है? स्मॉल बिजनेस। और 45% में एक्सपोर्ट करते हैं। कहानी बताता हूं आपको, रियल स्टोरी। भारत में जो अल्फांसो हापुस आम दुनिया भर में बहुत फेमस है, और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। और आज स्मॉल बिजनेस के थ्रू इन आमों को दुनिया भर में बेच के महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जो फार्मर है वो बहुत अमीर हो चुके हैं, और लगभग हर घर में वहां पे मर्सिडीज की कार है। तो इसका मतलब वो सिर्फ गर्मी के मौसम में हापुस आम का बिजनेस करते हैं, अल्फांसो आम, और उसको एक्सपोर्ट करके वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप सोचिए ये स्मॉल बिजनेस भारत के लिए कितना अच्छा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो दूध है वो गधे का होता है, और गधे का 1 लीटर दूध, कीप क्वाइट, 5,000 रुपीज पर लीटर आता है। और गधे का दूध कैंसर के इलाज में बहुत बहुत वाइटल है। तो आप सोचिए ये जो गधे का दूध है, इसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके किसान कितना रुपए कमा रहे हैं। भारत का मशरूम जिसको हम पुटू बोलते हैं, इसका टेस्ट इतना बढ़िया है, दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। मतलब भारत के किसान। और इसके अलावा भारत में जो वो कड़कनाथ चिकन है, जिसका खून भी काला, मांस भी काला, शरीर भी काला, उसको खाने से भी शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। तो इन सब को दुनिया भर में सेल करके स्मॉल बिजनेस के थ्रू बहुत पैसा कमाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट, इनके थ्रू कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज पोल्ट्री फार्मिंग में गांव में जो चिकन आता है, कितने हजार लोग उसमें काम कर रहे हैं। गधे को पालने में कितने लोग काम कर रहे हैं। भारत का जो शहद है वो बहुत फेमस है, उसमें कितने लोग घुसे हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड, रीजनल डेवलपमेंट, उन एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करता है जहां डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जगह है XYZ, प्लीज बात मत करो, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां पे एक पोल्ट्री फार्म खोल दिए, वहां पे एक डेयरी फार्मिंग खोल दी। इससे वो एरियाज भी डेवलप होंगे, वो एरियाज भी कमाएंगे जहां पे गरीबी थी। जैसे अमूल, अमूल कहां से शुरू हुआ था बच्चों? गुजरात के एक छोटे से शहर से। अमूल का जो आज मल्टी बिलियनियर डॉलर बिजनेस है, वो एक गुजरात के छोटे से शहर सानंद से शुरू हुआ था। आज देखिए दुनिया भर में वो बिजनेस कितना आगे बढ़ चुका है। और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आज हमारे पास क्या वैरायटी है। जैसे आप नॉर्मली लोग मुर्गे का अंडा खाते हैं, लेकिन जो देसी अंडा होता है हंस का, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपको प्रोवाइडेड है। आपको अलग अलग प्रकार के चिकन अवेलेबल है, आपको अलग अलग प्रकार के वूल अवेलेबल है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ तेंदू पत्ता के लिए बहुत फेमस है। तेंदू पत्ता मिलता है यहाँ पे लोगों को दोना वोना में, प्रसाद उसाद खाने के लिए, है ना। अलग अलग प्रकार के पुटू मिलते हैं खाने के लिए। तो कितना बढ़िया बढ़िया हमारे पास अवेलेबिलिटी है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज, लॉकडाउन के समय कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसके थ्रू बिजनेस में घुस गए हो। जैसे गांव में ऐसी बूढ़ी महिलाएं जो अचार वचार बनाती थी, पापड़ वपड़ बनाती थी, उन्हें लॉकडाउन के समय अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का सोचा। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें ऐसा करके अपना बिजनेस शुरू किया। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपका खर्चा कम होता है। क्यों? मशीन के बजाय मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री वैक्ट्री गांव में लगती है, गांव का जमीन सस्ता मिलता है, गांव में बिजली का रेट कम आता है, तो सस्ते में आप अच्छा काम कर सकते हैं। इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करता है। आर्टिस्टिक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुंदर क्वालिटी के पेपर वर्क करते हैं, सुंदर सुंदर चटाई बनाते हैं, सुंदर सुंदर पेपर डिजाइन बनाते हैं, जो इंडिया में भले इसकी कदर नहीं है, पर फॉरेन में इंडिया के आर्ट वर्क की बहुत कदर है। तो उसको बेच के बहुत पैसा कमा सकते हैं, गांव का डेवलपमेंट हो सकता है। अब गवर्नमेंट
रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए क्या क्या करती है। पॉज करना तो स्टॉप मत करना, पॉज करना। हाँ, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट रूरल यानी जो गांव में जो लोग रहते हैं, बैकवर्ड जो पिछड़े एरियाज में रहते हैं, और हिली जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ऐसे लोगों को सरकार क्या क्या फायदा देती है, सपोर्ट करती है ताकि ये लोग भी बिजनेस कर सके। जैसे ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूशनल, ये इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, जो सरकार के अंडर में होता है। जैसे बैंक सरकार के अंडर में, तो जो भी सरकारी बैंक, स्टेट बैंक, ये सब बैंक, प्लीज पे अटेंशन, वो क्या सपोर्ट देती है ऐसे लोगों को। सबसे पहला, भारत में 1955 में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एनएसआईसी सेटअप हुआ था। जैसे तुम लोग के स्कूल का कॉरपोरेशन का नाम क्या, सीबीएसई, ठीक उस तरह छोटे बिजनेसेस के लिए जो कॉरपोरेशन सेट हुआ था उसका नाम है एनएसआईसी, जिसको सेट किया गया था 1955 में, ताकि भारत में ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। प्रमोट एंड फॉस्टर, फॉस्टर मतलब ग्रोथ को बढ़ाना। इसके लिए सरकार ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हैप्पी एक किसान है, पर वो बेचारा बहुत गरीब है, उर्गा जैसे जगहों में रहता है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और वहां पे खेती कर रहा है वो। अब वहां पे तेंदू पत्ता उद्योग में वो है। अब वहां पे उसे एक बड़ी मशीन चाहिए, पर उस गरीब के पास पैसे नहीं है, तो उसने सरकार के पास गया प्लीज, और एनएसआईसी से कहा कि मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। तो एनएसआईसी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये 50,000 का मशीन हम आपको खरीद के दे देते हैं। आप एक साथ तो नहीं दे पाओगे, आप महीना महीना हमें 5,000 करके वो मशीन का पेमेंट कर देना। मतलब जहां पे 50,000 एक बार में पेमेंट करना था, एनएसआईसी ने मशीन देकर क्या कहा, इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट ले लेंगे, और इससे वो तेंदू पत्ता भी उगा लेगा, पैसे भी कमा लेगा, और लोन को इजी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर देगा। एरा गैरा नहीं, आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। हाँ, दूसरा प्लीज एक्सपोर्ट। अब आपको बहुत अच्छा आपका फसल है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो इधर, अब तुम लोग एक्सपोर्ट कर दूंगा नेपाल। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो। जैसे एग्जांपल लेते एक और किसान का, ऋषिक। अब ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, अब बहुत अच्छा ये फसल उगा रहा है। अब इस फसल को इसे जापान को एक्सपोर्ट करना है। जापान के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जापान में सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए एनएसआईसी में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा डोंट वरी, आपका पेपर वर्क और जो भी फॉर्मेलिटीज है हम पूरा कर देंगे, आप बस सामान लेकर आइए। इसका मतलब कम पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पे, अब तुम लोगों को मैं बाहर कर दूंगा, बता रहा हूँ, बात किए तो बीच में बात मत करा देती। तो ये एनएसआईसी हेल्प करेगा। इसके अलावा मेंटोर करना, जैसे मान लो एक और किसान है हमारा अनुव्रत, अब ये भी खेती कर रहा है, और ये मत्स्य उद्योग, मछली पालन, फिशिंग बिजनेस में ये है, ठीक है। अब अच्छा खासा बिजनेस, ये इसका कैपिटल है, इसका पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसको मछली की कोई जानकारी नहीं है। तो एनएसआईसी में जो लोग बैठे हैं वो इसको बताएंगे डोंट वरी, फिशिंग बिजनेस कैसे करना है, मछली को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे मछली को पालना है, कौन सा बीज जाएगा, वो सारा एडवाइस हम इसको प्रोवाइड कर देंगे एनएसआईसी में। मतलब आपको एडवाइस भी प्रोवाइड होगा। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, मान लीजिए एक और है अमन चौधरी, ठीक है, ये पढ़ा लिखा भी है और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है, बट मशीन चलाने का नॉलेज इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली बार ये गांव से शहर आया है, तो इसको मशीन चलाने का नॉलेज नहीं है। तो उस मशीन को चलाना कैसा है वो भी एनएसआईसी की टीम इसको आके डेमो देके बताएगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मतलब एनएसआईसी की टीम गांव वालों को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, असिस्टेंट, सब प्रकार का हेल्प प्रोवाइड करेगी ताकि गांव के लोग भी अपने धंधे को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, और छोटी कंपनी को यह भी समझाइश देगी
अगर आप लोन लेते हो टाइम से प्ले उसको रीपे कर दो, क्योंकि अगर आप स्मॉल बिजनेस में हैं और आप लोन को टाइम से रीपे नहीं कर रहे हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी और आपको अगली बार आसानी से लोन नहीं मिलेगा, आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये लोग बोलेंगे अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रखें, टाइम से पेमेंट करें, रीपे करें, ताकि आपका नाम का क्रेडिट रेटिंग खराब ना हो। इसके बाद डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यह बना था 1 मई 1978 को, ताकि छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये बढ़ावा दे सके और रूरल एरियाज के डिस्ट्रिक्ट में खोले गए। जैसे हमारा कोरबा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, अब जो आसपास के पंतौरा, गतौरा, उर्गा के गांव में रहते हैं वो कोरबा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कलेक्टर ऑफिस में जाके सरकार से मदद भी ले सकते हैं, सरकार से सजेशन भी ले सकते। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य इलाका है, मींस इट इज highly concentrated with tribal communities our Chhattisgarh. Now the tribal communities are very much expert in certain kind of business, but जैसे छत्तीसगढ़ में जो महुआ का शराब है या फिर तेंदुपत्ता, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस, बट दे आर अनअवेयर ऑफ द मार्केटिंग। इसको बेचना किसको है, मार्केटिंग कैसे होगा। तो ये कोरबा जैसे डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जाके अर्जी देंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर कलेक्टर अपनी टीम को भेजेगा ताकि इनकी हेल्प कर सके। इससे फायदा कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा, स्किल बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग गांव छोड़ के शहर नहीं भागेंगे। आप सभी जानते हैं लोग अब बेटर लाइफस्टाइल के लिए गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप गांव में भी, एक बहुत फेमस डायलॉग है, दो भारत बसते हैं, एक भारत जहां चमचमाती मॉल्स, अस्पताल सब है, और एक गरीब भारत जहां अस्पताल भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता। तो अगर हम गांव को भी डेवलप करें तो गांव के लोग अच्छे लाइफ के लिए शहर नहीं आएंगे और अर्बन सेंटर्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। सरकार क्या करती है गांव के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लैंड, जमीन को कम रेट में देगी। मतलब आप दिल्ली में जमीन खरीदो आपको 10 करोड़ मिलेगा, आप ग्योरा में जमीन खरीदो, बात मत करो, आप ग्योरा में जमीन लो, आपको वही 10 करोड़ का जमीन 2 करोड़ में मिलेगा। मतलब सरकार भी चाहती है कि अब गांव में फैक्ट्री, अब दिल्ली में अस्पताल और फैक्ट्री खोल के क्या लाभ, दिल्ली तो पहले से ही डेवलप है, लेकिन अगर आप गांव में खोले तो सरकार को क्या फायदा होगा, अगली बार इलेक्शन होगा, सरकार को वोट मिलेगा कि सरकार ने फैक्ट्री डाली। बिजनेस को क्या फायदा है, सस्ते में जमीन मिल जाएगा, और गांव को क्या फायदा, वहां पे भी डेवलपमेंट होगा। पावर, कई सारे स्टेट्स गांव में फैक्ट्री खोलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के रेट को कम कर देते हैं, वाटर, पानी कम रेट में मिलता है, सरकार जीएसटी में कम टैक्स लगाती है, रॉ मटेरियल सस्ते रेट में मिल जाता है, और सरकार लोन भी बहुत ही कम इंटरेस्ट में आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपका लेसन हो गया, लेसन नंबर 8, स्मॉल बिजनेस। अब हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड मतलब भारत के अंदर आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू डू ऑल योर बिजनेस इनसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत के अंदर आपको धंधा करना है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। होम करेंसी में बिजनेस होगा, रुपी में होगा, होम लैंग्वेज में होगा। अब वहां का जो रीजनल डायलेक्ट है, जैसे हो गया आपका हिंदी, पंजाबी, आप महाराष्ट्र में तो मराठी है ना, होम करेंसी में बिजनेस होगा। और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा, रोडवेज। अब इंटरनल बिजनेस करने के लिए जनरली एयरवेज, फिर चालू हो गए तुम लोग, एयरवेज यानी प्लेन का इस्तेमाल नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, फॉर्मेलिटीज कम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप घुसे, आपको बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। अब जैसे समझिए ना बच्चों, घर में मेहमान आए खाना खाने के लिए, ठीक है, आप कितना तामझाम करोगे, आप देखोगे आपका नाम खराब ना, चद्दर नया बिछाओगे, डाइनिंग टेबल सजाओगे, नए बर्तन निकाले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया डिश बनेगा, और घर के लोग ही खा रहे हैं तो वही पुराने बर्तन, नॉर्मल डिश। क्यों, घर के लोग यार, बात बाहर तो जानी नहीं है। लेकिन बाहर के लोग मेहमान बन के आ रहे हैं, अगर आपने उनको ढंग से खाना नहीं खिलाया तो फिर आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। ठीक उसी तरह अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में उतर रहे हैं, आपके साथ भारत का नाम जुड़ा है,
तो उसके रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि आपका माल अगर बाहर खराब निकला तो भारत का नाम खराब होगा। आप इंडिया में बिजनेस करिए, पकड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत के अंदर ही बात रह जाएगी। इसीलिए इंटरनल ट्रेड के रूल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। इंटरनल ट्रेड सबसे पहला है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब बल्क, थोक में माल बेचना। आपने सुना भी होगा, आलू के होलसेलर, आपका प्याज के होलसेलर। होलसेलर मतलब वो एक ही प्रोडक्ट बेचेगा और बल्क में बेचेगा। और रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड जहां से हम सामान खरीदते हैं, राशन दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है ना, प्रोविजनल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, जहां से हम गए 2 पैकेट मैगी ले आए, 2 टूथब्रश ले आए, ऐसा। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेडर प्रोड्यूसर से माल उठाता है और रिटेलर को बेचता है। मतलब जो मैगी कंपनी है उससे बल्क में होलसेलर मैगी उठाएगा और अलग अलग जनरल स्टोर्स में रिटेलर को आके दे देगा। होलसेलर बल्क में माल लेता है। होलसेलर एक ही टाइप का माल बेचता है, मैंने बताया था, या तो आलू का है तो सिर्फ आलू, चावल का तो सिर्फ चावल। होलसेलर को बहुत पैसा चाहिए, क्यों? रीजन ये है, होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट कर देता है और रिटेलर को क्रेडिट में सामान दे देता है, इसलिए उसका ढेर सारा कैश होना चाहिए ताकि वो बल्क में माल उठा सके। और होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम है। और इंटरमीडियरी चेन में होलसेलर सबसे पहले नंबर 1 प्रोड्यूसर, होलसेलर और फिर रिटेलर। हाँ, अगर बिजनेस इससे बड़ा है तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर या कंज्यूमर। अब होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या फैसिलिटी देता है? पहला, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब मान लो मैं एक छोटा सा किसान हूं और मैं अपने घर के पीछे, ठीक से बैठो, आलू की खेती कर रहा हूं, तो मुझसे मेरे पड़ोसी 2 किलो 3 किलो आलू लेके जा रहे हैं, क्या इससे मेरा घर चलेगा? लेकिन कोरबा के एक बहुत बड़े होलसेलर चुन्नीलाल ने मुझे 500 क्विंटल आलू का ऑर्डर दिया। एक क्विंटल में 100 किलो, 500 इंटू 100, 50,000। मतलब मुझे कितने आलू का ऑर्डर मिला? 50,000 किलो। मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा? इसका मतलब होलसेलर प्रोड्यूसर को बहुत बड़े लेवल का प्रोडक्शन ऑर्डर देता है, जिससे प्रोड्यूसर बड़े लेवल पे काम चालू करता है। नंबर 2, मार्केटिंग। होलसेलर की पहुंच। अब मैंने अपना आलू किसको बेचा? चुन्नीलाल को। अब चुन्नीलाल कोरबा का एक जाना माना व्यापारी है। इसका मतलब कोरबा में जिस भी राशन दुकान को चुन्नीलाल से, मतलब आलू बेचना है, उसको कहां से आलू उठाना है? चुन्नीलाल से। तो चुन्नीलाल हर रिटेलर को जानता है, तो चुन्नीलाल उनको बोलेगा कि यार ये जो आलू उगा रहा है, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आलू उगा रहा है, तुम लोग ले जाओ अपने दुकान और बेचो, बहुत बिकेगा। क्या मैं जो आलू उगा रहा हूं, मेरे पास इतना समय है कि मैं हर रिटेलर के पास जाके बोलूं मेरा आलू खरीद के प्रमोशन करो? नहीं, होलसेलर मेरे प्रोडक्ट का करेगा प्रमोशन। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे बिस्किट लेने आप गए अपने मम्मी पापा के साथ, या कभी आप अकेले गए, बोलता है बेटा इस बार ये वाला बिस्कुट लेके आओ, बहुत मस्त है। तो वो जो रिटेलर आपको बोल रहा है, ये उसको बोलने के लिए किसने बोला है? होलसेलर। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा, एक्सपर्ट एडवाइस। होलसेलर मार्केट का जाना माना चेहरा है, जो रिटेलर से भी मिल रहा है, प्रोड्यूसर से भी मिल रहा है, तो उसको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। जैसे मान लो उसने बोल दिया यार तू आलू तो बढ़िया उगा रहा है, बस आलू में ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो एक काम कर, तू मीठा या नया आलू उगाना बंद कर दे, तो पुराना आलू उगा, क्योंकि जो जनता है वो हेल्थ को लेकर अवेयर हो गई है। अब ये जो एडवाइस उसने मुझे दिया, अब इससे मैं आलू उगाऊंगा और पुराना आलू उगाऊंगा, इस एडवाइस से मुझे बेनिफिट होगा। ताकि कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं अपनी चीजों को बदल सकूं। स्टोरेज, होलसेलर के पास बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहां वो माल स्टोर करके रखते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैंने पहले ही बता दिया, होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट करता है। मतलब जब मैं उसको आलू बेचूंगा उससे पहले ही उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया। रिस्क बियरर, बिल्कुल, बिकॉज मुझे तो उसने एडवांस पेमेंट कर दिया, पर जो अलग अलग रिटेलर को वो आलू मेरा बेचा है
उससे पेमेंट नहीं लिया, पहले उससे बोला क्रेडिट में दिया, तुम अपना आलू बेच दो कस्टमर को, फिर मेरे को पैसा देना। कल को आलू नहीं बिका, मेरे को एडवांस पेमेंट कर चुका है, मैं तो पैसा लौटाऊंगा नहीं, इधर से भी पैसा डूब गया। और रिटेलर ने बोल दिया आलू बिका ही नहीं, ले लो अपना सामान वापस, इधर से भी पैसा नहीं आया। तो होलसेलर बहुत ज्यादा रिस्क में है। और कंटिन्यूटी, जब तक होलसेलर ऑर्डर देता रहेगा, प्रोड्यूसर माल बनाता रहेगा। जिस दिन चुन्नी लाल ने मुझे ऑर्डर देना बंद कर दिया, मैं आलू अगर उगाऊंगा भी सिर्फ अपने परिवार के लिए उगाऊंगा, मार्केट के लिए बड़े लेवल पे आलू उगाना मैं बंद कर दूंगा। क्यों? मेरे को मेरा पेमेंट कहां से आ रहा है? होलसेलर से। और होलसेलर ने मेरे को ऑर्डर देना बंद कर दिया, तो मैं उगाऊंगा तो पैसा कहां से आएगा? तो ये होलसेलर किसको सर्विस देता है? प्रोड्यूसर को। अब हम देखेंगे होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है। नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स। सबसे पहले रिटेलर को अपने पास बहुत सारा वैरायटी रखना पड़ता है सामान का। तो होलसेलर उसे बोलता है टेंशन मत ले, मेरे पास से तू बल्क में सामान उठा के जा। क्यों? होलसेलर के पास बल्क में सामान होता है, तो रिटेलर बोलता है तू मेरे पास से सामान लेकर जा और अपने दुकान में डिस्प्ले कर दे। नंबर टू, क्रेडिट। मैंने पहले ही बताया, होलसेलर रिटेलर को सामान किसमें देता है? क्रेडिट में। उसको बोलता है जब कस्टमर खरीद के पैसा दे देगा, तब मेरे को तो मेरा पैसा लौटाना। रिस्क, रिस्क शेयर कर ले रहा है, क्योंकि इधर से वो एडवांस पेमेंट कर दिया है किसको? प्रोड्यूसर को। और उधर वो किसको सामान उधार में दे रहा है? रिटेलर को। तो रिस्क कौन उठा रहा है? होलसेलर। नॉलेज, होलसेलर का प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लिंक है। इसका मतलब वो रिटेलर को सामान की पूरी जानकारी दे देता है कि प्रोड्यूसर क्या सामान। जैसे मान लो गुड डे बिस्किट भारत में बहुत फेमस है, इस बार होलसेलर यानी चुन्नी लाल ने बोला, चुन्नी लाल तो आलू का होलसेलर था, मान लो एक मुन्नी लाल है, मुन्नी लाल बिस्किट का होलसेलर है, गुड डे बिस्किट रखते, तो उसने बोला यार इस बार जो गुड डे बिस्किट है, बहुत बेहतरीन गुड डे बिस्किट मार्केट में आने वाला है, इस बार जो गुड डे वाले हैं उन लोग बिस्किट में काजू बादाम ये सब एक्स्ट्रा डालने वाले। अब मुन्नी लाल ने ये किसको बता दिया? रिटेलर्स को। तो रिटेलर प्रोडक्ट का क्या हो गया? प्रमोशन। पब्लिसिटी, फिर होलसेलर आप देखे भी होंगे कई बार, रिटेलर जब सामान लेने जाता है होलसेलर के पास, अगर वो पेस्ट का है तो कोलगेट का बड़ा बड़ा कटआउट, पेप्सोडेंट का बड़ा बड़ा कटआउट, इससे क्या होता है? प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग भी हो जाता है। और होलसेलर एक और काम करता है, मार्केट में मेन प्लेसेस में, हार्ट ऑफ द सिटी में बड़े बड़े बोर्ड लगा देता है ताकि कस्टमर रिटेलर से माल खरीदे। पॉज करना तो स्टॉप मत करना। तो कहाँ चले गए हम, किधर गए रे? नहीं मिल गया, हाँ। पब्लिसिटी हो जाता है, होलसेलर बड़े बड़े मॉल्स में उसका एडवर्टाइज करते, उसका भी फायदा होता है। एक जन को ले जाओ बस इनमें से, इनको में से एक जन को ले जाओ। इसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल, होलसेलर को बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ा ऑर्डर देना पड़ता है। अब समझना मेरी बात को, चुन्नी लाल ने मेरे को कितने आलू का ऑर्डर दिया था? 50,000 किलो का ऑर्डर दिया था। अब मैं जो आलू 10 रुपए में बेचता, वो आलू मैं उसको 7 रुपए में बेचूंगा। क्यों? बल्क में उसको सामान दे रहा। अब होलसेलर इस आलू को जब रिटेलर को बेचेगा, तो वो सोचेगा मेरे को तो इतना बड़ा डिस्काउंट मिला, तो वो रिटेलर के साथ इस डिस्काउंट को शेयर कर लेगा। वो बोलेगा ठीक है, मेरे को 7 रुपए में मिला है, मैं तुम लोग को यही आलू 8-8 रुपए में दे देता हूं, ताकि तुम लोग भी कस्टमर को बेच के कुछ पैसा कमा लो। यानी होलसेलर को जो डिस्काउंट प्रोड्यूसर से मिलता है, वो डिस्काउंट वो किससे शेयर करता है? रिटेलर के साथ। अब हम आते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड लास्ट लिंक है। लास्ट लिंक क्यों? जो अल्टीमेट कंज्यूमर, जैसे तुमको मैगी चाहिए, तुम चले गए राशन दुकान, तुमको पेन चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, चले गए प्रोविजनल स्टोर, स्टेशनरी स्टोर। तो रिटेल लास्ट लिंक है, बिकॉज अल्टीमेट कंज्यूमर कहां से सामान खरीदता है? रिटेल स्टोर से। रिटेलर कंज्यूमर को सामान डायरेक्टली बेचता है। रिटेलर के पास बहुत सारी क्या होती है? वैरायटी। क्या राशन दुकान में आपको सिर्फ आलू मिलेगा? आलू, प्याज, आपका लहसुन, अदरक, बिस्किट, सरसों तेल, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और प्लीज, जो रिटेल शॉप्स हैं, इधर ध्यान दो, वो रेसिडेंशियल एरियाज में होते हैं, घरों के आसपास होते। क्यों?
ताकि जो कस्टमर है उसको सामान लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और रिटेलर का पर्सनल रिलेशन होता है कंज्यूमर्स के साथ। जैसे भैया इस बार ये वाला सामान मत ले जाइए, चावल अच्छा नहीं है, भैया आप ऑर्डर दे दीजिए, हम सामान घर में पहुंचा देंगे, छोटू घर छोड़ देगा सामान। तो इस तरह के पर्सनल रिलेशन होते हैं। जैसे भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सामान ले लीजिए, महीने के पहली डेट में पेमेंट दे देना। और क्रेडिट में वो कस्टमर को सामान देते हैं। रिटेलर कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है? नंबर वन, रेगुलर अवेलेबिलिटी। हमको जब जो सामान चाहिए हम जाके वहां से ले सकते। कीप क्वाइट। जनरली छोटे शहरों में तो राशन दुकानें, प्रोविजनल स्टोर रात में बंद हो जाती है। बड़े शहरों में रात भर 24/7 ये दुकानें खुली रहती है। नंबर टू, वाइड सिलेक्शन। रिटेलर के पास सामान उठाने का बहुत बड़ा ऑप्शन है। मतलब हम कंज्यूमर पेप्सोडेंट का पेस्ट ले सकते हैं, कोलगेट का ले सकते हैं, क्लोजअप का ले सकते हैं, है ना, सरसों तेल, कच्ची घनी का ले सकते हैं, सफोलो का ले सकते हैं, है ना। न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी नया प्रोडक्ट आएगा तो रिटेलर आपको बताएगा कि भाभी जी इस बार ये वाला प्रोडक्ट है, इसको एक बार यूज करके देखिए, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कोई नया बच्चा बोल रहा है कि पापा ये वाला इस बार हमको टूथपेस्ट ले टूथब्रश लेना है, तो उसने बताया भैया ये जो टूथब्रश है लाइट वाला है, कि अगर आप इसको ब्रश करेंगे तो ये वाली लाइट जलती है। तो बोले भैया दिखाइए, तो बता देगा। मतलब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका डेमो भी हम लोग करके बताते हैं। होम डिलीवरी मैंने पहले ही बताया, ये होम डिलीवरी की सर्विस खास करके राशन दुकान जो घर तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। क्रेडिट, उधार में जनरली जितने भी सर्विस वाले होते हैं, जितने भी सैलरी क्लास पीपल होता है, वो राशन से महीने भर सामान उठाते हैं और महीने के शुरू में एंड में पेमेंट करते हैं। और खरीदना आसान है बिकॉज ये कहाँ होते हैं? रेसिडेंशियल एरियाज में, घरों के आसपास। इसके बाद ये हमने देखा कंज्यूमर को क्या सर्विस दे रहा है। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को, जो जिससे बल्क में सामान ले रहा है उसको क्या सर्विस दे रहा है, और प्रोड्यूसर को क्या सर्विस दे रहा है। हाँ, सबसे पहले हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए मेरे को, राशन दुकान में जो आदमी बैठा है उसका नाम है पुन्नू लाल। अब मुझे एक बात प्लीज समझ लीजिए, मैं कौन था? मैं प्रोड्यूसर था, मैं आलू बना रहा था, आलू बना नहीं रहा था, आलू उगा रहा था। मतलब मैं कौन था? होलसेलर, रूपक सर। अब चुन्नीलाल कौन था? मैं प्रोड्यूसर। चुन्नीलाल कौन है? होलसेलर। लेकिन क्या चुन्नीलाल जाके कस्टमर को आलू बेचेगा? चुन्नीलाल ने पुन्नूलाल जो रिटेलर है उसको आलू बेचा। अब पुन्नूलाल जो कस्टमर है, जैसे आरव, आदित्य, अनादि और ऐसे लोग जैसे पहुजा, इन लोगों को जाके सामान बेचेगा। मतलब अल्टीमेटली जो रिटेलर है यानी कि पुन्नूलाल, वही कस्टमर को सामान जाके बेचेगा। अगर रिटेलर सामान नहीं बेच पा रहा है तो होलसेलर भी डूब जाएगा, रिटेलर तो डूबेगा ही, होलसेलर भी डूब जाएगा, प्रोड्यूसर भी डूब जाएगा। बिकॉज रिटेलर से पैसा आएगा होलसेलर को, होलसेलर से पैसा आएगा प्रोड्यूसर को। नंबर टू, पर्सनल सेलिंग। जो रिटेलर होता है वो पर्सनली कस्टमर से बात करके सामान, कई बार कस्टमर थोड़ा नानुकुर करता है, अरे भैया इस बार मिक्सचर रहन दो, भैया मत दो, ऐसा मत, मजा नहीं आएगा, इस बार मिक्सचर इस बार नहीं लेना है। तो बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके रिटेलर फंसाएगा, अरे ले जाइए ना, बच्चे खाएंगे, भाभी जी खाएंगी, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है, लेके जाइए। ठीक है भैया, आधा किलो बांध दो। इसका मतलब रिटेलर इस तरह से उसको माल बेचने की कोशिश करता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर रिटेलर कस्टमर को सामान नहीं बेच पाया तो फिर क्या होलसेलर कभी बड़ा ऑर्डर दे पाएगा प्रोड्यूसर को? नहीं दे पाएगा। प्रमोशन, कस्टमर से बातचीत किसकी होती है? रिटेलर की। अब जैसे मान लीजिए ये पहुजा जी है, यहाँ पे आदित्य है, ये आरव है। अब इन लोगों ने बोला भैया इस बार जो ना बिस्किट दिए थे ना, वो चाय के साथ ना खाने में मजा नहीं आ रहा था। तो इन बातों को पुन्नूलाल ने सुना और पुन्नूलाल ने इन बातों को सुन के कहा चुन्नीलाल को कि भैया जो बिस्किट है वो इस बार उतना मजा नहीं आया कस्टमर को। तो कस्टमर फीडबैक होलसेलर को कौन देगा? रिटेलर।
और वही फीडबैक होलसेलर किसको देगा? प्रोड्यूसर। तो मैं अगली बार बिस्कुट बनाने के दौरान इन बातों का ध्यान रखूंगा। मतलब मार्केट का असली नॉलेज, कस्टमर का असली धड़कन कौन सुन रहा है? रिटेलर। अब रिटेलर के टाइप्स, साइज, अगर छोटे रिटेलर हैं तो स्मॉल स्केल, बड़े हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रोडक्ट मिक्स, सिंगल स्टोर जैसे बाटा एक ही टाइप का माल बेचेगा, सिर्फ बाटा का बस। और मल्टी मतलब कई प्रकार का सामान बेचेगा। प्राइसिंग, प्राइसिंग में ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी दुकान मॉल में है, तो आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा, मॉल का रेंट, बिजली का बिल ज्यादा है, तो आप अपने आप अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दोगे। और अगर आप छोटे एरियाज में माल बेच रहे हो तो आप रेट नहीं बढ़ाओगे। फिर सर्विस, बहुत सारे लोग अलग अलग सर्विस देते हैं, सेल्फ सर्विस आउटलेट, आप पैसा जमा करके कूपन लेके खुद ही सामान खरीद लीजिए। क्रेडिट फैसिलिटी, होम डिलीवरी, ये सब। अब इटिनेरेंट, इटिनेरेंट कौन होते हैं बच्चों? इटिनेरेंट का मतलब जिनका कोई फिक्स स्पॉट नहीं होता, जो हॉकर होते हैं, घूम घूम के माल बेचते हैं। इमाई आलू ले ले, इमाई प्याज ले ले, जो इस प्रकार से घूम घूम के इस प्रकार से एक्चुअल में नहीं नहीं बचने चलने दे चलने दे। इस प्रकार से घूम घूम के जो माल बेचते हैं, बस। अरे इधर ध्यान दो, चुप रहो, बस ज्यादा बात नहीं, कीप क्वाइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कहेंगे ईटी नरेंट। और ये लोग, क्योंकि ये लोग नॉन ब्रांडेड आइटम्स बेचते हैं, तो यहाँ पे रेट कम होगा। अब आप जानते हैं इंडिया के जो लोग हैं बहुत ज्यादा वो करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। अब जैसे एक कहानी भी थी बचपन में हमने पढ़ा होगा कि एक आदमी नारियल खरीदने जाता है, वो बोलता भैया नारियल कैसे दिए? बोलता भैया 12 रुपए। तो बोलता 10 लगा दो। बोलता आगे दुकान से ले लो। वो आगे दुकान जाता है, बोलता भैया नारियल कैसे दिए? बोलता भैया 10। तो बोलता 8 लगा दो। तो बोलता भैया आगे ले लो। फिर बोलता भैया नारियल कैसे दिए? बोलता है 8। बोलता भैया 6 लगा दो। तो उसको बोलता है जाओ पेड़ में चढ़ के तोड़ लो। तो वो कंजूस पेड़ में चढ़ जाता है नारियल तोड़ने के लिए, तोड़ तो लेता है लेकिन उतरने को नहीं पाता, उसको उतरने नहीं आता। तब वो चिल्ला के बोलता है जो भी मुझे इस नारियल पेड़ से उतारेगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। बात समझ में आई? अब एक आदमी जाता है उसको उतारता है, 500 रुपए ले लेता है। तो इंडिया के लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब बहुत कम में सामान खरीदना चाहते हैं। अब मॉल में जाएंगे, 50,000 की जीन्स खरीद लेंगे, लेकिन एक बेचारा घूम घूम के बेचारा टमाटर और प्याज बेच रहा है 10-12 रुपए में, उसको बोलेंगे भैया 8 रुपए लगा दो। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग नॉन ब्रांडेड आइटम्स बेचते हैं, बार्गेनिंग होता है, और ये घरों में घूम घूम के सामान बेचते हैं। अब हॉकर एंड पेडलर, हॉकर पेडलर तो नाम से ही समझ जाओ, घूम घूम के सामान बेचना है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, बस और ट्रेन। आप जब ट्रेन में सुबह सुबह जाते हो बिलासपुर या रायपुर, रुमाल बेचने वाले, जूते का बैग का चेन बेचने वाले, पानी बोतल बेचने वाले आपको मिल जाएंगे। ये आपको फल सब्जी, जैसे ट्रेनों में जाकर क्या मिलता है? चाय मिलता है, फल मिलता है ना, समोसा मिलता है, भजिया मिलता है। ये प्लीज, जब ये लोग घूम घूम के माल बेचते हैं तो कस्टमर के घरों घरों में आके ये माल बेचते हैं, होम डिलीवरी। इनका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, ये नेगोशिएट करके माल बेचते हैं। ये कौन थे बच्चों? हॉकर एंड पेडलर। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं? इटिनेरेंट। इसके बाद आता है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर का मतलब ये हफ्ते के कुछ दिन एक पर्टिकुलर जगह में आके माल बेचते हैं। जैसे अगर मैं कोरबा का एग्जांपल दूं, बुधवारी में बुधवार को मार्केट लगेगा, इतवारी में संडे को मार्केट लगेगा, फ्राइडे को मानीपुर बाजार लगेगा, मुड़ापर बाजार शनिवार और सोमवार को लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर जगह इनका फिक्स रहता है और इनका डे भी फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मंडे को करोल बाग दिल्ली में, थर्सडे को किंग्सवे कैंप, वेडनेसडे को रोहिणी, ये दिल्ली का एग्जांपल आपको दिया गया है। पीरियोडिक मार्केट के कुछ फीचर्स हैं, ये मंथली या वीकली आके माल बेचते हैं, ये छोटा मोटा एक हाट किराए पे लेके वहां पे माल बेचते हैं। इनके सामान भी लो क्वालिटी के होते हैं, प्लास्टिक के सामान, बर्तन, है ना, चप्पल, ये सब ये बेचते हैं। और खास करके इनकी दुकानों की रौनक त्योहारों में होती है। जैसे दिवाली है,
तो लोग घरों को सजाने के लिए इनसे डेकोरेटिव आइटम ले गए, क्रिसमस है अपने घरों में लाइट लगाने के लिए इनसे ले गए, है ना। स्ट्रीट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर मतलब सड़क के किनारे, बस स्टैंड, स्टेशन के पास ये लोग अपनी दुकानें लगाते, और ये बहुत पॉपुलर है बच्चों। रीजन, ट्रेन में हमको लंबी जर्नी पे जाना है, टूथपेस्ट और टूथब्रश ले जाना भूल गए तो ले गए टूथपेस्ट और टूथब्रश, वहां से ले लिए। पानी लाना भूल गए, वहां से पानी खरीद लिए। कंघी ले जाना भूल गए, वहां से कंघी ले लिए। एयरपॉड्स घर में भूल गए, सस्ता सा क्या बोलते हैं उसको, कान में लगाना, ईयरफोन ले लिए। तो कहने का मतलब ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि आपको जर्नी के दौरान इनसे कम रेट में सामान मिल जाता है। तौलिया, हैंडकरचीफ, मिरर, पेपर सोप, ये सब ये बहुत पॉपुलर है बिकॉज आसानी से यहाँ पे सामान आप ले सकते हो। चीप जैक्स, चीप जैक्स का मतलब ये कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय तक ये वहां रहते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे बच्चों ठंड आती है, आपके घरों के आसपास नोटिस करना, जो भूटान और नेपाल के लोग होते हैं वो लोग स्वेटर, जैकेट, शॉल ये सब लाते हैं और 2-3 महीना वहां पे दुकान लगाते कि नहीं लगाते। और जैसे ही ठंड खत्म होने वाली होती है वो वहां से चले जाते हैं। जब गर्मी आती है, कुछ आसपास के गांव के लोग जो कूलर में खस लगता है उसको लगा के यहाँ बैठते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, फिर जैसी गर्मी चली जाती है वो चले जाते हैं। इसको बोलते हैं चीप जैक्स। ये लो क्वालिटी माल बेचते हैं, कुछ समय तक एक जगह पे रहते हैं और ये एक पर्टिकुलर जगह में जिस जगह को लेते हैं वो किराए पे ली जाती है। ये हमने इटिनरेंट को हमने डिस्कस कर लिया, प्लीज बात नहीं। अब फिक्स शॉप, फिक्स शॉप मतलब जो एक जगह रह के सामान बेचते हैं। जैसे तुम लोग के मम्मी पापा के भी कुछ कुछ दुकानें हैं, तो वो कौन सी दुकान है, फिक्स शॉप, एक जगह रह के वो सामान बेच रहे। स्मॉल स्केल छोटे लेवल पे, लार्ज स्केल बड़े लेवल पे। स्मॉल स्केल जिसको हम कहते हैं जनरल स्टोर्स, राशन दुकान, यहाँ पे आपको ग्रोसरी, चावल, आटा, केक, पेन पेंसिल, कोल्ड ड्रिंक ये सब आपको मिल जाएगा। ये होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी आपको देते हैं और कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन रखते हैं कि भैया ये सामान ले जाइए, भैया आज तो आपके बाबू का बर्थडे है, ये वाला केक ले जाइए, ऐसा। और अगर ये जनरल स्टोर्स अगर पॉश एरिया में है, पॉश मतलब अमीर एरिया में, तब ये लोकल ब्रांड का सामान नहीं बेचेंगे। अगर आपका घर, आपकी दुकान मुंबई के बांद्रा में, बहुत ही पॉश एरिया है, बेंगलोर के बंजारा हिल्स में, वहां पे आपकी दुकान अगर है, तो फिर कस्टमर कौन होंगे, अमीर लोग होंगे, एलिट ग्रुप। तो यहां वो नॉन ब्रांडेड आइटम्स नहीं रखेंगे। सिंगल स्टोर, सिंगल स्टोर मतलब एक ही तरह का सामान, जैसे गारमेंट, रेमंड तो सिर्फ रेमंड के ही कपड़े मिलेंगे, बाटा सिर्फ बाटा के जूते मिलेंगे, ऐसा। ये भी मेन मार्केट में होते हैं, कस्टमर को अलग अलग सर्विस देते हैं, बट ये क्रेडिट में सामान नहीं देते। स्ट्रीट शॉप, ठेलों, चौक चौराहों पे लगने वाले दुकान, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्टेशन और बस स्टैंड में बहुत पॉपुलर होते हैं बिकॉज जर्नी के दौरान आपको हैंडकरचीफ, टॉवेल, इधर ध्यान दो, टॉवेल ये सब आपको आसानी से मिल जाता है। सेकेंड हैंड शॉप और सेकेंड शॉप दोनों में फर्क है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड हैंड शॉप जिसका मतलब जिसमें पुराने सामान, यूज किए हुए सामान बेचे जाते हैं। वो एक ऐप है ना जिसमें बिकता है ओएलएक्स, ओएलएक्स हो गया। इसका मतलब आपने सामान यूज कर लिया, अब आप उसको बेच रहे फॉर लो प्राइस पे, क्यों, क्योंकि ये यूज हो चुका है। और जनरली अब एक आदमी को ऑडी लेना है, हमने ऑडी 80 लाख का नहीं ले पा रहा है, तो सेकेंड हैंड ऑडी ले लिया 10 लाख में। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो नया सामान अफोर्ड नहीं कर सकते। और कभी कभी अमीर लोग भी जाते हैं, क्यों, एंटीक आइटम्स, कोई पुराना पेंटिंग, कोई पुराना टॉर्च अंग्रेजों के जमाने का, ऐसा। और सेकेंड शॉप क्या होता है, जो मेन सामान है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जैसे हमने नाइकी के जूते, उसमें एक छोटा सा होल है, दिख भी नहीं रहा, पर नाइकी का रेपुटेशन है खराब हो जाएगा, तो उसने उन जूतों को सस्ते में बेच दिया, तो उसे कहेंगे सेकेंड शॉप। यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर सामान सस्ते में मिले उसे क्या कहेंगे, सेकेंड शॉप। बहुत भारी डिस्काउंट में ये सामान आपको मिलता है। और ये कम में क्यों बेचा जाता है, ताकि स्टॉक क्लियर हो जाए। लार्ज स्केल रिटेल शॉप, लार्ज स्केल समझते हो, जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे बिग बिग बाजार तो बंद हो गया ना, हाँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्ज स्केल मार्केट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा
जिसको इंडिया में आने का परमिशन नहीं मिला है, वॉलमार्ट। तो सबसे पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब बहुत बड़ा शोरूम शहर के बिल्कुल बीचों बीच मॉल में लिया जाएगा, और वहां पे हर प्रकार का सामान, बड़ा साइज, बहुत बड़े होते हैं शॉप्स, हर प्रकार का सामान, कपड़े से लेके, जूते से लेके, बैग से लेके, एवरीथिंग डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड। कपड़े का स्टोर, जूतों का स्टोर, किड्स स्टोर, मतलब पूरा प्रॉपरली सेग्रीगेटेड होता है, डिवाइडेड होता है। सेंट्रल परचेस, ये मेन जगह से सामान उठाते हैं अपने हेडक्वार्टर से, शहर के बीचों बीच लोकेट होते हैं, और कस्टमर को कई प्रकार की सर्विस देते हैं। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, नॉर्मली यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फूड कोर्ट। फूड कोर्ट हो गया, एटीएम हो गया, फ्री होम डिलीवरी हो गई, ये सब। और क्योंकि ये सीधे प्रोड्यूसर से सामान उठा के कंज्यूमर को बेचते हैं, इसका मतलब बीच का एजेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। मतलब अगर मैं वॉलमार्ट हूं तो मैं सीधा रिलायंस के कंपनी से माल उठाऊंगा और बेचूंगा, इससे मुझे एजेंट से माल नहीं लेना पड़ेगा, तो माल मुझे सस्ता मिलेगा। और हाँ, ऐसी जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, बात मत करो, ये एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करते ताकि पब्लिक यहां आए और पैसा खर्च करे। और चेन स्टोर मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बाटा, बाटा हो गया, रेमंड हो गया, जो एक ही टाइप का माल बेचेंगे और पूरे जगह इनका स्टोर होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं। अब इंडिया में जितने बाटा के स्टोर, चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हर जगह उसका रेट सेम रहेगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी, उधार में माल नहीं बेचते, कैश में बेचते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है, बार्गेनिंग नहीं करते, और ये एक ही टाइप का माल बेचते हैं। जीएसटी जहां तक मुझे पता डिलीटेड है शायद, ठीक है। तो इस तरह से, रुको, इस तरह से हमने आपके वन शॉट में, कृष्णा, आपका हमने 2 लेसन बच्चों वन शॉट में करा दिया। एक चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस, और चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।